बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये चैप्टर नंबर 14 है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 लेक्चर्स में इनको कवर कर लें और उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक ए लिस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोटर इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अ मूविंग वायर, द डायनामो इफेक्ट। स्टूडेंट्स, हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि अगर एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रख दे, ये फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर कॉइल है। अगर हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैकेनिकल सोर्स से घुमाएं तो यहाँ से हमें ईएमएफ मिलती है, और अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दें, वोल्टेज अप्लाई करें, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होता है और उसके नतीजे में ये घूमना शुरू कर देती है फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे से अपोजिट हैं। एक में हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है, तो दूसरे में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। एक को हम मोटर कहते हैं, दूसरे को हम जनरेटर कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनकी लिस्ट बनाएं कि इनके दरमियान डिफरेंसेस कौन से हैं और सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं। तो हम पहले डिफरेंसेस की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम सिमिलरिटीज़ भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो इस कॉलम में हम मोटर को डिस्कस करेंगे और इस कॉलम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे, जनरेटर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, मोटर में हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है। तो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिक प्रिंसिपल है मोटर का। तो क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेन डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है मोटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या जनरेटर इफेक्ट जो है, या डायनामो इफेक्ट, इसमें मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है ईएमएफ की फॉर्म में। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसका मैथमेटिकल फॉर्म है टा इज इक्वल टू बीना कॉज एल्फा, जिसमें बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और आई करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये एरिया है, एरिया ऑफ द कॉइल, और एल्फा उस कॉइल का एंगल है। इसी तरह टॉर्क, टा जो है टॉर्क है, और यहाँ पे क्या ई जो है ईएमएफ है जनरेटर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में नंबर ऑफ टर्न्स एन, नंबर ऑफ टर्न्स ए, एरिया ऑफ द कॉइल बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओमेगा जो है वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल है, जो जिसको हम मैकेनिकल सोर्स से घुमा रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं दोनों के, इनको भी कंपेयर कर लें, ये दोनों के डिफरेंसेस में आएगा। जो सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया, ये मोटर का रिलेशन है और ये जनरेटर का रिलेशन है। अगर हम मज़ीद डेप्थ में चले जाएं तो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल जो है जिससे हम ये फार्मूलाज ड्राइव करते हैं वो मोटर का है, F इजिकल टू क्यू वी बी। ये मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन है। बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो उसके अंदर उसके ऊपर फोर्स लगती है, ये मैकेनिकल फोर्स उसके ऊपर लगती है, तो इस तरह से आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसी तरह जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईएमएफ इंड्यूस जो हो रही होती है कॉइल के अंदर, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दोनों के। फोर्थ डिफरेंस है, मोटर का जो इनपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल सोर्स होगा। हम ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे मोटर के टर्मिनल्स के ऊपर,
और जबकि किसी भी जनरेटर के ऊपर हम जो अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल सोर्स अप्लाई करते हैं, ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, विंड के ज़रिए कर सकते हैं या हाइडल एनर्जी कर सकते हैं, यानी वाटरफॉल से हम टरबाइन को घुमाएं, या हम स्टीम के ज़रिए टरबाइन को घुमाएं, टरबाइन आगे जनरेटर को घुमाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी। तो सोर्स क्या होगा, मैकेनिकल टाइप होगा इसका, और इसका सोर्स इलेक्ट्रिकल होगा। 5वें नंबर पे है मोटर का हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो टॉर्क हमें मिलता है, और इस टॉर्क से हम कोई भी लोड जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। तो टॉर्क इज यूज टू रोटेट द लोड। मोटर में क्या होता है, टॉर्क यूज करते हैं लोड को रोटेट करने के लिए। जबकि जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट इज यूज टू ऑपरेट द लोड। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और उससे हम लोड ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये लोड पंखा हो सकता है, कोई भी ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकती है जिसको हम चलाएंगे, तो वो लोड कहलाएगा। तो वो ऑपरेट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट से। बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर के बावजूद मोटर और जनरेटर के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मुश्तरक हैं, एक जैसी हैं, यानी सिमिलरिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। तो वो क्या है, तो फर्स्ट सिमिलरिटीज़ में ये देख लें, दोनों में आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। जिस तरह के दोनों का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, टा इज इक्वल टू बीना कॉज एल्फा, जबकि जनरेटर का क्या है, ई एम एफ इज इक्वल टू नेब ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चाहिए होगा। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो तब दोनों काम करेंगी, दोनों डिवाइसेस। तो नेक्स्ट सिमिलरिटी ये है कि दोनों मोटर भी और जनरेटर भी एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस हैं। एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो दूसरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ए सिंपल मोटर why must the back EMF always be smaller than applied potential difference? मोटर को जब इलेक्ट्रिकल सोर्स के ज़रिए घुमाया जाता है तो उसके अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जो उसके करंट को लिमिट करने की कोशिश करती है। यानी एक तरह से बैक जनरेटर इफेक्ट आ रहा होता है मोटर के अंदर। तो अगर हम देखें किस तरह से है, जनरेटर का जो फार्मूला है वो है नेब ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है मोटर के अंदर। अगर मोटर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगी तो ये बैक मोटर इफेक्ट जो है, बैक जनरेटर इफेक्ट मोटर के अंदर आ रहा होता है, जिसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। पूछा ये गया है कि मोटर के अंदर ये हमेशा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से कम क्यों होगी। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इसमें हमें आसानी से समझ आ सकती है कि ये देखें, ये है ओमेगा, ये है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, आर्मेचर की। एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आर्मेचर जो उसका रोटर है, मोटर का, ये जनरेटर का रोटर है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो तो ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मोटर के अंदर जो उसकी रोटर है, रोटर पार्ट है, वो जितनी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा इतना ही बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अगर आप मोटर का रिलेशन देखें तो वो है टा इज इक्वल टू बीना कॉज एल्फा, जबकि टार्क किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो करंट पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी आप इनिशियली जो मोटर होगी, इनिशियली मोटर रेस्ट पे होगी। जब मोटर रेस्ट पे होगी तो उसके अंदर उसकी एंगुलर वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी, तो ईएमएफ नहीं होगी। जैसे ही आप करंट बढ़ाना शुरू करते हैं, ये करंट बढ़ाना शुरू करते हैं, तो उस
उसका उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी जैसे बढ़ती जाती है साथ में ईएमएफ भी बढ़ना शुरू कर देती है। और अगर लोड ना हो तो मोटर बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करेगी। इस करंट की वजह से बहुत जैसे ही हाई स्पीड से मूव करेगी तो ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगी, और ईएमएफ उसको करंट कम कर देगी, लिमिट कर देगी। तो इस तरह से करंट का जो रिलेशन बनेगा वो यूं बनेगा, I इज इक्वल टू V माइनस ई एम एफ अपॉन आर। ये आर जो मोटर की जो कॉयल है उसकी रेजिस्टेंस है, तो ये टोटल उसकी उसका करंट बनेगा जो उस कॉयल के अंदर ये करंट फ्लो करेगा। तो ये हमेशा जो ईएमएफ होगी वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से कम ही होगी। अगर ये फ़र्ज़ करें कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हो जाती है तो मोटर चलेगी नहीं, मोटर कभी चल ही नहीं सकती। आइडियल कंडीशन में भी आप अगर मोटर को के साथ लोड ना कपल किया हो तब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो मोटर चलती तो ज़रूर है, ऐसा नहीं होता कि वो ना चले। तो अगर ऐसा हो कि ईएमएफ ज़्यादा हो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से तो मोटर कभी रोटेट नहीं करेगी। तो इस वजह से हमेशा जो ईएमएफ बैक ईएमएफ होती है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से कम होती है, बट ये करंट को लिमिट करने की कोशिश करती है। जिस तरह जितना शाफ्ट ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करने की कोशिश करती है, करंट बैक ईएमएफ ज़्यादा बढ़ जाती है और वो करंट को लिमिट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर लिमिट्स द साइज ऑफ द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ को कौन सा फैक्टर है जो मोटर के अंदर कम कर रहा होता है, बैक ईएमएफ को कम कर सकता है। तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मोटर को अगर नो लोड की सूरत में चलाया जाए तो उसमें बैक ईएमएफ ज़्यादा होती है। जब उसके ऊपर हम लोड ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो बैक ईएमएफ कम हो जाती है। बैक ईएमएफ ज़्यादा हो तो मोटर के अंदर से फ्लो होने वाला करंट कम हो जाता है, जबकि बैक ईएमएफ जब कम हो जाती है तो उससे फ्लो होने वाला करंट बढ़ जाता है, जिस तरह हमने लास्ट फार्मूला डिस्कस किया था, V माइनस ई एम एफ अपॉन आर। जैसे ईएमएफ लोड हम बढ़ाते जाते हैं तो ईएमएफ कम होती जाती है, करंट बढ़ता जाता है। तो सेल्फ रेगुलेटिंग डिवाइस बन जाती है इस बिहेवियर की वजह से। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन सा फैक्टर है जो इसको कम करता है बैक ईएमएफ को। इनिशियली वो अगर हम नो लोड की सूरत में चलाते हैं तो बैक ईएमएफ कम होती है। तो अब एग्जैक्टली फैक्टर देखना है। लास्ट क्वेश्चन में भी ये डिस्कस हो चुका है, तो इसके लिए हमें जनरेटर का फार्मूला देखना पड़ेगा। नेब ओमेगा ईएमएफ इज इक्वल टू नेब ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को ये देखें, नंबर ऑफ टर्न्स कॉयल के कांस्टेंट हो, एरिया भी कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो इसमें जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी के। इनके अगर सारे फैक्टर चूंकि कांस्टेंट ही होते हैं तो कांस्टेंट्स को रिमूव कर दें तो आपको ये मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है जो मोटर के अंदर बैक ईएमएफ को कंट्रोल कर रही होती है, कम कर रही होती है। इसीलिए इनिशियली जब आप मोटर को ऑन करते हो तो वो ज़्यादा करंट लेती है, क्योंकि ये बैक ईएमएफ उस वक्त ज़ीरो होती है। क्योंकि उसके अंदर ये जो एंगुलर वेलोसिटी उस वक्त ज़ीरो होगी। एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो बैक ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो होगी तो करंट ज़्यादा होगा। जैसे ही मोटर चलती है उसके बाद फ़ौरन करंट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बैक ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो क्या कौन सा फैक्टर है, वो है एंगुलर वेलोसिटी, जो कि बैक ईएमएफ को कम कर रहा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज बैक ईएमएफ टेंड टू डिक्रीज एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीजेस। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। पूछा यह गया है कि मोटर के ऊपर जब आप लोड अप्लाई कर देते हो तो उस वक्त उसकी बैक ईएमएफ क्यों रिड्यूस हो जाती है। व्हाई डज बैक ईएमएफ टेंड टू डिक्रीज एज रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीजेस। रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज का मतलब ये है कि हम लोड अप्लाई कर रहे हैं मोटर के ऊपर, तो जैसे लोड अप्लाई करेंगे तो बैक ईएमएफ कम हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगा।
तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा अगर हम मोटर के ऊपर लोड अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं, दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। पहले तो ये समझें कि अगर मोटर को आप नो लोड की सूरत में चलाएंगे तो मोटर की शाफ्ट ज़्यादा स्पीड के साथ घूमेगी। अगर मोटर की शाफ्ट ज़्यादा स्पीड के साथ घूमेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। डेल्टा टी पॉइंट डेल्टा डेल्टा फाइव पॉइंट डेल्टा टी ज़्यादा हो जाएगा। और डेल्टा अगर ये ज़्यादा होगा तो ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर मोटर का जो रोटर है वो ज़्यादा स्पीड के साथ घूम रहा है तो बैक ईएमएफ ज़्यादा होगी। इसको उस फार्मूले से भी देख सकते हैं जो मोटर का एग्जैक्टली जनरेटर का जो फार्मूला है, नेब ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी ये ओमेगा जब ज़्यादा होगा तो ईएमएफ ज़्यादा होगी। और ये कब होगा, जब मोटर को आप बगैर लोड के चलाएंगे तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ घूमने की कोशिश करेगी। ज़्यादा स्पीड के साथ घूमने की कोशिश करेगी, यानी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी अगर गेन करेगी तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसलिए ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी और करंट लिमिट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, V माइनस ई अपॉन आर। तो ये करंट जो है लिमिट हो जाएगा। बैक ईएमएफ बढ़ेगी, करंट कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोड अप्लाई करोगे तो लोड अप्लाई करने की वजह से उसकी शाफ्ट की एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे एंगुलर वेलोसिटी कम होगी तो ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये ईएमएफ जब रिड्यूस हो जाएगी तो ये करंट बढ़ जाएगा। जब आप लोड अप्लाई करते हैं तो आंसर ये है कि जैसे आप लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो शाफ्ट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है बेसिकली। तो एंगुलर वेलोसिटी के कम होने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ हमें इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।